तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो पढ़ेंगे और कुछ बेसिक बातें और पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और उसकी डायरेक्शन वगैरह समझ ली है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है +Q और यहाँ से R डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं P पॉइंट पे। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखें Q0 तो उस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वैसे भी पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन करी F/Q0, है ना। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। तो फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच में? फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q0 डिवाइडेड बाई R², है ना। ये कूलम्स लॉ से फोर्स आ जाएगा। तो F/Q0 अगर करेंगे, इसमें Q0 से डिवाइड कर देंगे तो Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R²। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R²। तो ये अवे फ्रॉम चार्ज होगी। ये अगर -Q होगा तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स की तरह मैं सजेस्ट करूंगा जब आप कैलकुलेशन करें तो साइन का, इन फॉर्मूलों में साइन का इस्तेमाल ना करें। प्लस और माइनस से आप डायरेक्शन देखें। जैसे अगर ये -Q होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का अगर हम R के साथ ग्राफ बनाएं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज से अगर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही हो तो 1/R² के प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा दिखेगा ग्राफ आपका, कुछ इस तरह का ग्राफ आपका दिखेगा, ठीक है ना। बट अगर यही ग्राफ हम थोड़ा दूसरी तरह से बना दें, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है +Q और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हमें बनाना है x के साथ बनाना है, कंसीडरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ग्राफ पॉजिटिव बनेगा। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी को जब हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो डायरेक्शन के साथ जब बनाते हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन नेगेटिव है तो ग्राफ नेगेटिव होगा। तो अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट k मेरा 1/4πε0 है, अपॉन R² की जगह x² हो जाएगा। तो ग्राफ वैसे ही बनेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव हाइपरबोला, और यहाँ नेगेटिव है तो इस रीजन में नेगेटिव बनेगा। तो अगर यहाँ पे ओरिजिन पे पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा मैग्नीट्यूड का, तो ये दोनों में बस यही कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाया है डिस्टेंस के साथ, और ये एक x एक्सिस पे पॉइंट चार्ज को रख के उस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी उसका ग्राफ है बेटा। ये नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। तो E वर्सेस X अगर ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ ग्राफ पॉजिटिव बन जाएगा बेटा, है ना, और यहाँ ग्राफ नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ बन जाएगा ये। तो ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ी 1/4πε0 Q/R², ठीक है। अब अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, मैं फिर रिपीट करूंगा कि वेक्टर फॉर्म में लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जस्ट मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन वेक्टर फॉर्म, तो अगर बेटा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मान लो हमारे पास एक कोई पॉजिटिव +Q पॉइंट चार्ज है और ये किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लिखनी है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये अगर O पॉइंट है तो ये OP वेक्टर की अलॉन्ग इसी डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज होती। अगर इसके पोजीशन वेक्टर, अगर यहाँ पर मैं ओरिजिन मान लूँ
तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर r1 वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर अगर r2 वेक्टर है, तो ये जो r वेक्टर आएगा ये r वेक्टर होता है, हम बता चुके हैं, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का। तो r का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसे हम सिंपल r लिख सकते हैं, वो मॉड ऑफ r2 माइनस r1 होगा ना। r ही ऐसे ऐसे बना दिया, दोनों कंफ्यूज मत होना। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब आप अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो OP के अलॉन्ग होगी और नेगेटिव है तो PO के अलॉन्ग होगी। डायरेक्शन ये होगी टूवर्ड्स द चार्ज। फिलहाल OP वेक्टर के अलॉन्ग है, तो OP वेक्टर की वैल्यू क्या है, r कैप के अलॉन्ग है। r कैप हमने इधर ही की तरफ माना है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको k मान ले रहा हूँ, q डिवाइड बाई मॉड r वेक्टर का होल स्क्वायर और r कैप, ये हो जाएगा बेटा, है ना। तो r कैप की वैल्यू क्या होगी, r कैप की वैल्यू ये है, r कैप होगा r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, KQ डिवाइड बाई मॉड r का होल स्क्वायर r वेक्टर डिवाइड बाई मॉड r, है ना। ऐसे लिख सकते हैं बेटा आप, देखिए, ठीक है ना। r कैप को हमने r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो ये KQ डिवाइड बाई मॉड, अब r मॉड r का होल क्यूब हो जाएगा, तो मॉड r को लिख दिया r2 माइनस r1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। यहाँ पर बस चार्ज को साइन के साथ पुट करना है, q को विद साइन के साथ। चूँकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो साइन के साथ पुट करना। अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे होते तो साइन की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि यहाँ पर IJK में अगर आंसर आएगा तो प्लस माइनस का बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अवे, अगर यही नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन उल्टा हो जाती है। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अलग अलग फार्मूला मत लगाइए, बस Q को साइन के साथ पुट कर दीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इन वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट सवालों में इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सवाल हम बेसिक से ही अप्रोच करेंगे। ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई प्रूविंग आए तो आप प्रूविंग कर सकें, ठीक है। चलिए, तो ये इस पे हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। एग्जांपल देखने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F अपॉन Q से डिफाइन कर सकते हैं हम, F अपॉन Q नॉट से, यानी कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो चूंकि कूलम फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है ना। तो इस यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड होता है यहाँ पर भी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, मान लो एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, एक माइनस Q3 है, एक Q4 है, और एक कोई पॉइंट है P जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वजह से अगर E1 है, इसकी वजह से अगर E4 है, इसकी वजह से E3 है, इसकी वजह से E2 है, तो किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इट इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है ना। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे किसी पॉइंट पे हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं और सराउंडिंग में ढेर सारे चार्जेस मौजूद हैं, तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उस पॉइंट पे, उनका वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम करेंगे तो उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, है ना। तो यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी बताता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कि अगर Q1 अकेला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 थी, Q2 अकेला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 थी। तो इन चारों के सराउंडिंग में आने से, ये पॉइंट चार्जेस हैं, अगर इनके सराउंडिंग में आने से Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, Q2 के आने से Q1 पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, Q1 के आने से Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मेन जो पर्पज़ है वो यही बताने का है
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कि एक चार्ज पार्टिकल की किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बगल में दूसरे चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस से प्रभावित नहीं होती, यानी तुम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके ऐड कर सकते। पता लगा कि अगर इंडिविजुअली E1 E2 थी पर इनको सराउंडिंग में रखने से ये E1 डैश E2 डैश हो गई, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट वैल्यू ये नहीं आएगी। तो ये ऐसा नहीं हो रहा है, यही एक्सप्लेन करता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर वेक्टर एडिशन तो हम भी जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टोरियली ही ऐड करेंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इतनी हेडिंग डालने का क्या ज़रूरत क्या है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, उस हेडिंग का यही मतलब है कि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए कुछ सिंपल एग्जांपल लिखते हैं। जो मैं एक वेक्टर फॉर्म का एग्जांपल करवाना चाहूँगा कि आप ये समझ जाएं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वेक्टर फॉर्म में जो फार्मूला है उसको रटने की। मान लेते हैं बेटा एक हमारे पास चार्ज है Q, ये है 3 × 10⁻⁻6 कूलम और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3। एक पॉइंट है A, ये A है, ये B पॉइंट मान लेते हैं, ये है 2 4 7 या 2 सिंपल ले लेते हैं, कोई 2 3 4 ले लेते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेट वेक्टर फॉर्म में बताना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले तो आप ये R डिस्टेंस निकाल लीजिए। भाई बेटा सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज लाइन के अलोंग, राइट। तो सबसे पहले डिस्टेंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है KQ/R², है ना। तो 9 × 10⁹, Q है तुम्हारा 3 × 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई R²। तो ये डिस्टेंस आप निकालेंगे दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस फार्मूले से। तो 2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर, तो ये √3 आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इट इज़ 9000 न्यूटन, है ना। 9000 न्यूटन पर कूलम आएगा F/Q0। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा। अब हमें पता किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो 9000 है और डायरेक्शन जो होगी वो AB वेक्टर के अलोंग होगी। तो AB वेक्टर क्या है, अगर AB वेक्टर देखो तो B के पोजीशन वेक्टर माइनस A के फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस A के, इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, दो पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर निकालते हैं। तो B में A घटा लेंगे तो 2 - 1 यानी 1 I कैप, 3 - 2 यानी कि 1 J कैप और 4 - 3 1 K कैप। तो बट हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, I + J + K डिवाइड बाई √3। तो इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो BA की डायरेक्शन में होती तो जस्ट इसमें माइनस लग जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म दिस इज 9 × 10⁻³ 9000 I + J + K डिवाइड बाई √3। ये बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में हो जाए। देखिए मैंने कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, उसकी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ सिमिलर और सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक लाइन में कुछ सिमिलर क्वेश्चन जिस तरह से हमने कूलम्स लॉ में किए थे, अगर एक +2Q चार्ज रखा है और एक -Q चार्ज रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, तो हमें बताना है कि इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे ज़ीरो होगी, है ना, किस पॉइंट पे ज़ीरो होगी, उसकी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ में भी डिस्कस किया था कि अगर मैं एक थर्ड चार्ज रख दूँ तो फोर्स कहाँ ज़ीरो होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि F होता है Q × E। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रही होगी वहीं फोर्स ज़ीरो हुआ होगा। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट आएगा जहाँ पे फोर्स ज़ीरो होगा, ठीक है ना। बट अब हम लोग प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू अप्रोच करेंगे।
तो पहले रीज़न 1 में देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो इस +2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ए अगर इसे मान लेता हूँ, बी इसे मान रहा हूँ, तो ई ए की डायरेक्शन इधर होगी और माइनस की वजह से उधर की तरफ होगी, तो ई बी अपोजिट डायरेक्शन में है। और छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस अगर x है, बड़े वाले से हो जाएगी d+x। तो आप देख सकते हो तो छोटा वाला चार्ज है, सॉरी बड़ा वाला चार्ज है, उससे डिस्टेंस कम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता हो तो KQ/R² था। चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है और आर बी कम है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होंगी, ई ए हमेशा ई बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पर कोई तुम्हें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। नल पॉइंट उसे बोलते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो बेटा, है ना। तो कोई इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पॉइंट नहीं मिलेगा। बीच में अगर आप देखेंगे तो +2q की वजह से ई ए की डायरेक्शन इधर होगी और -q की वजह से ई बी की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली तो बीच में भी नहीं मिल सकता। इस तरफ अगर देखें तो कोई पॉइंट, तो माइनस की वजह से ई बी इस डायरेक्शन में होगी और इस ये +2q की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस है ना, ये तो कैंसिल हो गया। तो अब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि छोटा चार्ज है डिस्टेंस कम है, तो एक छोटा चार्ज है डिस्टेंस कम है, तो ये कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, तो इक्वल हो सकता है मैग्नीट्यूड इसके, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, राइट। तो चलिए, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल करेंगे और यहाँ पर हम साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्लस माइनस के हिसाब से डायरेक्शन जज कर ली है। तो ई ए इक्वल टू ई बी अगर हम करेंगे, और वैसे भी मैं कूलम लॉ में बता चुका हूँ कि डिफरेंट साइन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस हों तो छोटे वाले चार्ज के बगल में हमेशा नल पॉइंट मिलेगा, हमेशा फोर्स 0 होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो K2Q डिवाइड बाई d+x का होल स्क्वायर, KQ डिवाइड बाई x², तो यहाँ से 1/, ये √2 आएगा एलसीएम लेने पे, d+x, निगेटिव रूट नहीं लेंगे क्योंकि उससे सिर्फ एक ही पॉइंट है, मुझे x की सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। नेगेटिव वाला रूट में पॉइंट इधर आ जाएगा जो कि इलीगल पॉइंट होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये √2x इक्वल टू d+x, तो x आ जाएगा d/√2 - 1। तो ये एक आपको नल पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और सिंपल प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस करें, अगर एक +q और एक -q है, तो इस रीजन में यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन, तो बीच में 0 हो नहीं सकती। यहाँ पर क्या है, माइनस की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, प्लस की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, बट ये हमेशा इससे बड़ी होगी क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, पर नेगेटिव वाला चार्ज हमेशा नज़दीक होगा तो 0 नहीं हो सकता। जब इधर आओगे तो प्लस की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज होगी, माइनस की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज होगी। यहाँ पर भी प्लस वाला चार्ज जो है वो नज़दीक है और ये हमेशा प्लस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस लाइन पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, देयर इज़ नो नल पॉइंट, है ना। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 0 नहीं मिलेगी आपको। बट अगर दो सेम साइन के चार्जेस हों, अगर मान लेते हैं ये +q है और ये +4q है ना, ये दोनों नेगेटिव साइन के चार्ज हैं, d/3 d डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ हो सकती है। तो इस रीजन में अगर देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की वजह से अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अवे फ्रॉम चार्ज, तो 0 नहीं हो सकती। यहाँ पर 4q की वजह से इधर होगी, दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे भी 0 नहीं हो सकती। तो इस सिचुएशन में बीच में आपको नल पॉइंट मिलेगा, इसकी वजह से इधर होगी और इसकी वजह से इधर होगी। तो मान लेते हैं +q से x डिस्टेंस है तो 4q से d-x हो जाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी नेट कैंसिल आउट होगा। तो चूंकि मैं कूलम्स लॉ में इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, q की वजह से क्या होगा बेटा, KQ डिवाइड बाई x², और 4q की वजह से क्या होगा, K4q डिवाइड बाई d-, दोनों अपोजिट हैं, अगर इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा।
तो 1/x के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू आ जाएगा d/3। मतलब जो पॉइंट हमें मिलेगा वो 4q से d/3, 4q से 2d/3 पे हमें नल पॉइंट मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी वहीं फोर्स ज़ीरो होगा, है ना। तो ये भी कुछ सिंपल क्वेश्चन है। कुछ सिमिलर क्वेश्चन और आप कर सकते हो, जैसे कोई पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि 3 वेक्टर आएंगे, तीनों 120 120 120 इक्वल वेक्टर होंगे। और मैं कूलम फोर्स में बता चुका हूँ कि जब n वेक्टर आइडेंटिकल होते हैं और ये इक्वल एंगल होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा ज़ीरो होता है। इसी तरह से अगर मैं एक स्क्वायर ले लूँ, चारों कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्ज रख दूँ, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, एक वेक्टर इधर होगा, एक इधर, एक इधर, ये सब 90 डिग्री पे होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे होगी वो ज़ीरो होगी। कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, अगर सभी कॉर्नर पे चार्ज मौजूद है तो फिर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी, जस्ट लाइक कूलम्स लॉ, ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों ने कूलम्स लॉ में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, वो था कि अगर मैं रेगुलर पॉलीगन ले लूँ और एक चार्ज हटा दूँ, ठीक है ना, तो अगर रेगुलर पॉलीगन लेके, मान लेते हैं कि मैंने हेक्सागन लिया बेटा, और ये 5 चार्ज हमने रखे, एक चार्ज हटा दिया, रिमूव कर दिया, ये मान लेते हैं A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये R डिस्टेंस है सभी से। तो अब O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हमें पता है कि E1 से लेके E6 तक अगर सारे होते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती। कूलम्स लॉ में मैं कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बच्चों डिस्कस कर चुका हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती। अब एक के हटाने से हमारी E1 से E5 तक हमें निकालनी है, E1 प्लस E2 से डॉट डॉट E5 तक निकालनी है। तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो दिस कैन बी रिटन एज -E6। तो वही लॉजिक है कि इन पांचों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी जितनी उस छठे की वजह से अकेले थी, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कि एक की वजह से जो होगी वही 5 की वजह से रिजल्टेंट होगी, तो KQ/R²। और चूंकि E6 इसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, AO की तरफ, तो माइनस इंक्लूड कर देंगे तो OA की तरफ हो जाएगी, OA की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी नेट। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बच्चों डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर n चार्ज पार्टिकल हो पॉलीगन और रिजल्टेंट फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है सेंटर पे, तो एक के हटाने से जो n-1 की वजह से होगी वो उतनी होगी जितनी उस एक की वजह से होगी। तो कुछ बेसिक एग्जांपल हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे।